स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। ओके गुड। हाँ, तो कल जो हमने एक पेपर सॉल्व किया उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी के जो स्टार्टिंग के हमारे 3 यूनिट्स हैं, हमने उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, राइट। आज हम एक दूसरे पेपर पर आए हैं। इसमें भी हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट्स इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम मैग्नेटिज्म पे आएंगे। इस तरीके से हम पार्ट वाइज आगे बढ़ते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका, जैसे एक क्वेश्चन आपका है, जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हमें। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द थ्योरम विच रिलेट्स द एनक्लोज्ड चार्ज inside a closed surface with surface integral of energy. हाँ, हेलो, आपको साउंड क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि स्टेट द थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 1, which relates the enclosed charge inside a closed surface with surface integral of electric field. ओके, आप लोगों ने इस थ्योरम के बारे में पढ़ा भी होगा। इनका कहना यह है कि आप उस थ्योरम के बारे में स्टेट करो जो सरफेस इंटीग्रल से रिलेट करती है। किसके लिए? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रखे गए चार्ज के लिए, ठीक है ना, जो कि वहां से क्या कैलकुलेट करके देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो थ्योरम है आपकी, ये थ्योरम आपकी गॉस लॉ होती है। याद है सबको? ये थ्योरम कौन सी है? हाँ, गॉस लॉ होती है, ओके। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप लोग को फ्लक्स का मतलब पता होगा। फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। किसी भी चीज का फ्लो करना फ्लक्स कहा जाता है। जैसे अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं तो आप उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहोगे। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। कहीं पर वाटर फ्लो हो रहा है तो आप उसको वाटर फ्लक्स भी कह सकते हैं। कहीं एयर फ्लो हो रही है तो आप उसको एयर फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो फ्लक्स का सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का फ्लो करना, ठीक है। तो ये जो गॉस लॉ था, ये गॉस का लॉ इसी फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ओके। ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1/epsilon naught times charge enclosed by the surface. यहां से आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे। फाई इज इक्वल टू, फाई आपका फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा 1/epsilon naught टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर? ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला आया। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हो रहा है सबको? यस। अच्छा, फ्लक्स देखो, फ्लक्स सबसे पहले आपके चार्ज इनक्लोज से रिलेट करता है और उसके बाद ये किससे रिलेट करता है? फील्ड से। तो जब हम इसको और भी एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, फील्ड के फॉर्म में, फाई इज इक्वल टू E dot ds which is equal to the Q enclosed over epsilon naught। समझ आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर आपका इंटीग्रल अबाउट द क्लोज सरफेस है, ये E dot ds is equal to Q enclosed मतलब जो सरफेस के अंदर का चार्ज है आपका, ये आपका चार्ज सपोज दैट ये Q है। यहाँ से जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से पास हो रही होंगी, राइट। इन्हीं फील्ड लाइंस के बारे में बताया जा रहा है। समझ आया? ये फील्ड लाइंस आपकी, ये आपको हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोग इसको कॉपी करें।
कॉपी हो गया सबका? यस सर। भाई जिनका कॉपी नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले लें, आज क्वेश्चंस काफी ज्यादा हमारे पास हैं। कर लिया सब लोगों ने? कर लिया सर। ओके। अब एक चीज यहाँ पर और समझने के लिए आती है कि यहाँ पर हम इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं, ठीक है? जो गॉस लॉ का मेन कॉन्सेप्ट था, उनका कहना यह था कि अगर हम ये जो फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्रॉस कर रही हैं, अगर इन सारे फील्ड लाइंस को एक एक करके काउंट कर लें 1 2 3 4 करके, है ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही हैं वो अंदर रखे गए चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, ये सारी अगर हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर लें 1 2 3 4 के फॉर्म में, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी ये अंदर रखे गए चार्ज के, है ना, मैग्नीट्यूड के बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1Q का चार्ज लेता हूं, अगर सपोज दैट इससे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर चार्ज को मैं डबल कर दूं यानी 2Q कर दूं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटल 8 निकलेंगी। समझ आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड लाइंस हैं ये बिल्कुल क्या होती हैं, जस्ट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस के बराबर होती हैं। समझ आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पर देखना, इस चीज को समझने के लिए हमने, अच्छा यहाँ पर हमने इंटीग्रल क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं ये एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती हैं, है ना। हर एक इंडिविजुअल फील्ड लाइंस को यहाँ पे कैलकुलेट करना इजी नहीं है। जैसे मैं सपोज दैट आपको ये बोलूं कि यहाँ पर कुछ शुगर है, 1 kg शुगर है आपके पास, और आप 1 kg शुगर को काउंट करो कि इसमें कितने शुगर के पार्टिकल हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नो डाउट पॉसिबल है, बट बहुत ज्यादा टिपिकल है या नहीं है? बट अगर मुझे पता है कि ये 1 kg शुगर मैं किसी कंटेनर में रख दूं, है ना, यहाँ पे रख दूं, और मुझे ये पूछा जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो मैं इसको इस कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके काउंट कर लूंगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं शुगर के। समझ आ रही बात? बिल्कुल कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नियर अबाउट इतनी ज्यादा हो जाए कि वो काउंट ना की जा सके, तो उस केस में हम किसकी हेल्प लेते हैं? कैलकुलस की। और इनको ऐड करने का काम कौन करेगा? इंटीग्रेशन। क्योंकि ये एक एरिया के अंदर इनक्लोज है, तो अगर कहीं पर लाइन इंटीग्रल होता है या अगर कोई भी इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन या 1D होता है, तो वहां पर हम जनरली सिंगल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन। अगर सरफेस है तो वहां पे हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये जो सर्कल ये बता रहा है कि जो आपका इंटीग्रेशन लिया गया है ये एक क्लोज पाथ के या क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में लिया गया। समझ आ गई बात यहाँ तक? यस सर। हाँ, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। अब आगे इन्होंने कहा कि यूज दिस थ्योरम, आप इस थ्योरम का यूज करके टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आप इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। क्लियर हुआ? तो इसमें फ्लक्स के केस में जब आप कहीं पर भी गॉस लॉ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर फ्लक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि गॉस लॉ टोटली डिपेंड करता है किस पे? फ्लक्स पे, है ना। और फ्लक्स जो है वो आपका जब भी कहीं पर आए तो आपको सरफेसेस को वहां पर आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरीके का सरफेस लेना है और कैसा लेना है। क्योंकि जो इनक्लोज सरफेस हमने लिया, गॉस लॉ अपने रूल में कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि आप सरफेस को, कि आप जो है सरफेस को या इनक्लोज जो सरफेस है, या हम इसी को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, आप इसको सर्कुलर ही लो या स्फेरिकल लो। समझ आ रही बात? गॉस लॉ ऐसा कहीं पर भी नहीं कहता। क्लियर? तो ये जो सरफेस है ये हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लेंगे।
हम इस तरीके का लेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसके सिमेट्रिक अगर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। क्लियर हुआ? ये चीज याद Yes, रखना, ये रूल गॉस नहीं कहता है कि आपका सरफेस कैसा होना चाहिए, ठीक है? वो ये कहता है कि आप अगर ये चार्ज है तो आप सरफेस को ऐसा भी ले लो तब भी आपको वैल्यू सेम आएगी, या आपका चार्ज है आप इसका सरफेस रेक्टेंगुलर ले लो तब भी आंसर सेम आएगा। बट हम कोशिश करते हैं कि जैसी हमारी प्रॉब्लम है उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या लें, या उसी के सिमेट्रिकल हम क्या ले लें, गॉसियन सरफेस ले लें, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, या हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए। समझ आ गया? yes, sir. अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो हम ये करने जा रहे हैं कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स आएगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लिया। ये हमारी एक शीट है ना? ये यहाँ पर पूरी तरीके से कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट है चारों तरफ। क्लियर? इनफाइनाइट साइज की है। इस पर कुछ चार्जेस हैं, वो चार्जेस भी हम मेंशन कर लेते हैं पहले। कुछ चार्जेस हैं यहाँ पे, और इनकी वजह से हमें क्या लेना है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है कि इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो आप ये देखें कि ये जो शीट ऑफ चार्ज है इसके टोटल कितने सरफेसेस हैं? 2 सरफेसेस हैं, एक राइट हैंड साइड का होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड का होगा या नहीं होगा? Yes, sir. बिल्कुल एक वो कहते हैं ना फ्रंट व्यू में ला करके देखें। अगर आप इस शीट को फ्रंट व्यू में ला करके देखें तो ये शीट आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसी शीट है ना? इस शीट पर आपके पास कुछ इधर भी चार्जेस होंगे और कुछ चार्जेस इधर भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सरफेस ड्रॉ किया हमने। उस सरफेस का नाम हमने दिया गॉसियन सरफेस। ओके, मैं इसको हटा देता हूं, ये इनफाइनाइट को थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। ओके, Yes, sir. हम यहाँ पे एक सरफेस लेते हैं, ये हमारा रहा गॉसियन सरफेस, और इसको हमने क्या ले लिया? सिलेंड्रिकल चूज किया। ओके, एक गॉसियन सरफेस हमने दूसरे वाले साइड से लिया, इसको भी हमने क्या कर लिया? सिलेंड्रिकल शेप में चूज कर लिया। अब आप ये बताओ, जो इनसे फील्ड लाइंस निकलेंगी वो फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? इस डायरेक्शन में जाएंगी। ये हमारा सरफेस 1 है, ये हमारा सरफेस 2 है। एक और भी सरफेस है, आप देख रहे हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट, एक सरफेस ये भी है। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो सबसे पहले हम सरफेस 1 पर आते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये जो आपका सरफेस है ये कैसा? सर्कुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर आपको क्या लेना होगा? यूनिट वेक्टर लेना होगा। इसी तरीके से जो आपका सरफेस 2 है, इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी और यूनिट वेक्टर भी इसी के अलोंग होगा। क्लियर? अब बात आती है सरफेस 3 की। आप सरफेस 3 यहाँ पर ले लें या सरफेस 3 यहाँ पर ले लें, किसी भी जगह पर ले लें, बात एक ही है। ठीक है, आंसर आपका सेम आना है। तो अगर मैं थर्ड सरफेस एरिया लूं तो यहाँ पर फील्ड लाइंस तो इधर जा रही होंगी, बट इनका जो यूनिट वेक्टर है वो बिल्कुल जस्ट प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। यह हमारा सरफेस 3 के लिए है। अब हम इसके कैलकुलेशन अगर करें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सरफेस 1 के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है ना? क्योंकि पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसको रिलेट कराएंगे किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से कितनी फील्ड जनरेट होगी। समझ आ गया? Yes, sir. तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। यहाँ पर आप लिखें कि कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of area of ends S। ठीक है, हमने इनके एरिया को S चूज किया है। ये जो एरिया है ये S है, राइट? क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने S चूज किया हुआ है। अब अगर इसके कैलकुलेशन पे आए तो हमारा जो सरफेस 1 के थ्रू फ्लक्स है
मैं उसको phi1 बोल सकता हूँ, ये phi1 हो Yes, जाएगा sir. E डॉट यूनिट वेक्टर डॉट ds या E E डॉट, dot S cos theta. हाँ E डॉट s cos थीटा भी आप ले लें, ये जी वेक्टर सर. लिख दिया डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आपको पता है कि E डॉट s Dot cos product. है ना, ये हो जाएगा E डॉट Yes, s। sir. आप ये बताएं E और यूनिट वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। 90 degree. यानी नहीं, सरफेस 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री. हाँ, वो 0 डिग्री सर. हाँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब आप cos की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो cos 0 E कितना dot होगा? S cos 1 1. ये हो जाएगा 1। यहाँ पे Yes. आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 0 है यहाँ पर। ओके, इसी तरीके से अब आप सेकंड सरफेस के लिए आएंगे, तो phi2 हमारा कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट s वंस अगेन, फिर से सेम वैल्यू आपको निकल के आनी है cos थीटा, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा cos 0, फिर से आपको क्या मिल गया? E डॉट s मिल गया। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब बात आती है थर्ड प्लेन की या थर्ड सरफेस की, तो उसका जो फाई है, phi3 कितना होगा? phi3 हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्टली मैं अप्लाई कर देता हूँ E डॉट s cos 90 डिग्री। किसी को कोई इशू तो नहीं है? समझ आ गया 90 डिग्री कहाँ से आया है? Yes, sir. कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल। ओके सर जी, हाँ, शीट बता। का तो सिर्फ 2 ही सरफेस था ना सर, 2 ही सरफेस होता है ना सर, तो सरफेस 3 कैसे? नहीं, शीट का 2 सरफेस है, बट हमें जो सरफेस लेना है वो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग लेना है ना। जब आप कहीं पर गॉसियन सरफेस लेते हो तो आपका गॉसियन सरफेस कैसा होता है, आप बताएं मुझे। या कोई भी सिलेंडर ऐसा होता है ना, सिलेंडर का शेप, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा वही। ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 है। समझ आ गया? क्योंकि यस सर, यस सर। के रिस्पेक्ट में हम देखना चाह रहे हैं कि किधर से पास हो रही है, तो अब ओके चूंकि सर। तो हमने सरफेस 3 लिया, उस सरफेस 3 के अलोंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बट इसका यूनिट वेक्टर किधर जा रहा है? इधर जा रहा है यूनिट वेक्टर। फील्ड किधर जा रही है? इधर जा रही है। इसके बीच का एंगल हाँ कितना है? सर, 90 है ना? 90 डिग्री। हाँ, यस सर। ये हमने सरफेस भी चूज कर लिया है यहाँ पर, ताकि हम उसको भी शो कर दें। ठीक है, ओके सर। तो अब हमने यहाँ पे जो लिया cos 90, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, मैंने डायरेक्टली cos 90 रख दिया है। नो सर। वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने 90। ओके, आप यहाँ तक कॉपी करें, सब लोग इसको कॉपी करें, मैं रब करूंगा इसको। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़े। अब आप देखें कि जो टोटल फ्लक्स आया, मतलब जो भी हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, एक फ्लक्स कैलकुलेट किया phi1, phi2 और phi3, टोटल हमारे पास कितने थे? 3 थे। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास टोटल फ्लक्स कितना आएगा? टोटल फ्लक्स I इज इक्वल टू हो जाएगा phi1, phi2 प्लस phi3। phi1 की वैल्यू कितनी है? E डॉट एस। phi2 कितना है मेरा? E डॉट एस प्लस phi3 0 था, जीरो। तो कितना आ गया? 2 E डॉट एस आ गया। 2 E डॉट एस। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। हमें ये पता है कि जो हमारा फ्लक्स है, सिग्मा अपॉन ई नॉट। हाँ,
हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, फाई इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon. एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में प्लेस करें, ठीक है। जी सर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E डॉट S। क्लियर हुआ? तो आप ये बताएं E इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2E नॉट। Q Sigma enclosed upon Q epsilon. अपॉन Q इनक्लोज अपॉन 2E नॉट। 2E नॉट इंटू S। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब हमें पता है कि जो शीट है, शीट हमारी एरिया के फॉर्म में होती है, तो उसके पास जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ये तो पता है ना। और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एरिया हमने क्या लिया, एस लिया है, यस। तो हमारा क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा, यानी क्यू इनक्लोज्ड आपका। ये भी आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिलेगा सिग्मा इंटू एस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एस। एस एस कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी किसकी वजह से, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। समझ आया सबको? यस सर। हाँ, Yes, आप इसको sir. कॉपी करें सब लोग। लिख लिया सर। हाँ, कॉपी कर लिया सब लोगों ने? यस सर। ओके, गुड। यस सर। अच्छा, ये रिजल्ट थोड़ा सा हम इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं सबसे पहले, है ना, कि इस रिजल्ट के और भी क्या मीनिंग हो सकते हैं। तो E की वैल्यू हमारे पास आई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें वैल्यू मिली कैलकुलेट करने के बाद शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है? नो सर। नो सर। नहीं कर रही। इसका Yes, sir. मतलब हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड Does not depend on distance. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना। ये हर जगह पे क्या होनी है, यूनिफॉर्म होनी है। हम कह सकते हैं या नहीं, हम इस बात को कह सकते हैं या नहीं? Yes, Yes. sir. यस सर। इसका इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले लूं, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं, हम चाहे यहाँ पर चेक करें या इस पोजीशन पर चेक करें या इस पोजीशन पर चेक करें, जो आपकी फील्ड लाइन सब ऐसी निकल रही होगी, स्ट्रेट निकल रही होगी, है ना, ऐसे जा रही है। समझ आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? क्या सर? ये Yes, sir. बैक साइड से किसी की काफी ज्यादा साउंड आ रही है मेरे को। प्लीज अगर किसी के यहाँ शोर हो रहा है या किसी भी टाइप का नॉइस है तो आप म्यूट कर लें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अनम्यूट करके पूछें। देखें आप, यस सर। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस या पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस शीट से चाहे कितना भी दूर चले जाएं,
यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर या यहाँ पर आए, हर एक जगह पर आपकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? यूनिफॉर्म होंगी, यस सर। है ना? तो इसलिए मैंने जी क्या सर। लिखा? फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर आपको कभी ये बोल दे कि ई आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, आर मतलब डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस के साथ प्लेन शीट ऑफ चार्ज के केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? अगर आप यहाँ पे आर ले लें और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, ये ग्राफ बिल्कुल कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जी आप सर, कांस्टेंट रहेगा। चले जाएं, ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहनी है, या आप ये कह लें यूनिफॉर्म रहनी है ना? यस सर। अच्छा, ये तो बातें हो गई। एक पॉइंट और यहाँ पर आता है कि कभी कभी मतलब पोजीशन के टर्म में बातें पूछ दी जाती हैं, तो आप पोजीशन वाला भी पॉइंट यहाँ पर लिख लें कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन। क्लियर? ये पोजीशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। आप लोग इसको नोट करें, ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। कॉपी हो गया सबका? यस सर। ओके, गुड। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी है जो आर करके दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन शीट में यहाँ पर। और जो आर में जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपका इसी टॉपिक से रिलेट कर रहा है ना? मतलब हमारे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये आपका स्पेशली चैप्टर 2 है ना? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर। हम लोग इस क्वेश्चन को कल सॉल्व किए हैं। आप सभी लोग को पता होगा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हमने सॉल्व किया था तो हमारी इक्वेशन आई थी सिग्मा अपॉन है ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। याद आ रही है इक्वेशन? यस सर। जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सॉल्व किया था तो ये इक्वेशन मिली थी हमें, है ना? यस सर। Yes. इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो पहले तो आप इसका डेरिवेशन लिखेंगे, ठीक है ना? ओके सर। डेराइव करेंगे, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो बता दे, मैं डेरिवेशन कर दूंगा, क्योंकि हमने डेरिवेशन वाला पार्ट कल किया हुआ है, इसलिए मैं सोचा इसको ना करूं। जी सर, डाउट नहीं है सर। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बता दे, मैं रिपीट कर दूंगा। रिपीट कर लेना सर। अच्छा, रिपीट कर दूं? यस सर, हम Okay. कर नहीं थे सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या कहता है? कैपेसिटर एक बॉडी का नाम है, याद रखना। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक आपका है कैपेसिटर और एक होता है कैपेसिटेंस। क्लियर? कैपेसिटर सिर्फ एक बॉडी का नाम है और कैपेसिटेंस क्या है? उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। समझ आ गया? आप लोग घरों में अपने देखते होंगे Yes, sir. इन्वर्टर लगा हुआ होता है। इन्वर्टर के लिए बहुत बड़ी बड़ी बैटरी होती है, आपने देखा है? उसी बैटरी को हम कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर? तो कैपेसिटर इज जस्ट नेम ऑफ अ बॉडी। यस सर। Capacitance is the property of the capacitor to hold the charge in form of field. Clear? कोई भी कैपेसिटर हो, यस सर। कोई भी चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस हो, वो सारी की सारी जो चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं, वो जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती हैं, है ना? जिसका यूज आप बाद में करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके यहाँ की लाइट कट गई तो आप बाद में उसी एनर्जी को क्या करते हैं? अपने घरों में सप्लाई करते हैं। तो जो एनर्जी का स्टोरेज कैपेसिटर करता है वो हमेशा फील्ड के फॉर्म में करता है।
किस फॉर्म में करता है? फील्ड के फॉर्म में करता है। समझ Field आया? के form। और ये जो कैपेसिटर है या ये जो एनर्जी है, Yes अगर sir। कैपेसिटर बना दूं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, तो जो एनर्जी है वो प्लेट्स पर नहीं होती है, वो इस फ्री स्पेस में, यानी दोनों कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है उसमें पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यही तो आपकी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। Yes sir। ये एनर्जी कहां पर लाई कर रही है, कहां पर पाई जा रही है? दोनों प्लेट्स के बीच में पाई जा बीच रही में। है। ओके, Space। प्लेट्स पर तो चार्ज है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस Yes। क्या काम कर रहा है? एनर्जी को फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। क्लियर हुआ? तो अब यस जो सर। इसका जो कैलकुलेशन है वो Yes sir। क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। सपोज दैट कि हमने एक कैपेसिटर यहाँ पे बना दिया है, हमारा कैपेसिटर है, और हाँ, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा की है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पे माइनस सिग्मा की डेंसिटी है, और ये प्लेट आपका निगेटिव है। हमने इस प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है वो हमने डी ले ली है। ओके, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने कैपिटल वी ले लिया। समझ आ रहा है यहाँ तक सबको? Yes sir। आप लोग अब मुझे ये बताएं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमने कैलकुलेट किया वो क्या आई थी? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यस सर। एप्सिलॉन नॉट आई थी, है ना? यस सर। अच्छा, तो ये Yes जो sir। ऊपर वाला प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, इसकी वजह से अगर मैं इसके मिड में एक पोजीशन लूं, एक पॉइंट लूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यस सर। पॉजिटिव टू नेगेटिव। एग्जैक्टली, पॉजिटिव टू निगेटिव आपको नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है हमेशा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्या बोलेंगे हम? अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से। Away from। और निगेटिव के लिए क्या होती है? टुवर्ड्स द चार्ज। समझ आ गई बात? यस सर। जो आपने ये बात बोली, Yes sir। ये पॉजिटिव टू निगेटिव, ये आप तब बोलेंगे जब आपके पास डाइपोल हो। डाइपोल के केस में ये पॉजिटिव से हम निगेटिव की तरफ बोलेंगे इसको। हाँ समझ आ- सर, क्लियर हुआ सर। क्लियर हुआ? जी सर। तो आपका ना जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि चार्ज या सॉरी जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होंगी और निगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स होंगी। क्लियर? क्लियर सर। आप ये बताओ, ये Yes पॉजिटिव sir। चार्ज की वजह से ये किधर हो गया? मैंने इसको इस डायरेक्शन में अवे ले लिया, मैंने इसको बोल दिया ई प्लस। ई प्लस क्यों बोला? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से थी। ओके, अब अगर निगेटिव के लिए मैं देखूं तो Yes निगेटिव sir। के लिए इसी पॉइंट पे जो फील्ड लाइंस आ रही होंगी वो किधर आ रही होंगी बताओ? ये टुवर्ड्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं टुवर्ड्स भी हो गया ये। समझ आया? यस सर। Yes sir। तो अब आप ये बताओ टोटल Yes sir। फील्ड बिटवीन दिस कैपेसिटर कितनी होगी? सबसे पहले मैं इसका वो लिख दूं कि भाई हमने क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पर, है ना, डिक्टेट कर दूं, उसके बाद प्रूफ पर आते हैं। जो हमारा यहाँ पर ए है, ए आपका एरिया है ना? ए हम कंसीडर कर रहे हैं एरिया ऑफ ईच प्लेट। उसके बाद जो डी है, डी आपका आता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट है। क्लियर? स्मॉल डी। और जो सिग्मा हमने लिया है, सिग्मा क्या डिनोट कर रहा है? डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी है? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना? सरफेस चार्ज। हाँ, तो आप लिखेंगे इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट। ये प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। समझ आ गया यहाँ तक? Yes अब आप sir। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बिटवीन द प्लेट्स, उस पर आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं Small। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। मैंने ये कंसीडर कर लिया, ई की वैल्यू टोटल कितनी है? ई प्लस और क्या हो जाएगी? ई माइनस, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सिग्मा सिग्मा अपॉन अपॉन 2 ई नॉट। 2 ई नॉट
और नेगेटिव के लिए भी सेम वैल्यू आएगी 2E0। ये टोटल आपका आ जाएगा 2 सिग्मा अपन ई नॉट। 2E0। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, कहां पर? इन दोनों प्लेट्स के बीच में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आया? यस सर। आप लोग इसको कॉपी करें पहले, जो जो नहीं किए हैं, कल जो लोग नहीं थे आप लोग इनको कॉपी कर लें। कर लिया सर। कॉपी हो गया सबका? रब कर दूं मैं? यस सर। ओके। यस सर। तो ये हमारे पास E की वैल्यू आ गई, E की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, E आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये बताएं कि अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब हमें अगला स्टेप क्या करना है। चूंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, है ना? यस सर। आप C को Q ओवर V भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपेसिटर डायरेक्टली जो रिलेशन इसका है, जो कुछ भी, वो किसके साथ रिलेशन शो कर रहा है? चार्ज के साथ। पोटेंशियल के साथ। चार्ज तो है डायरेक्टली सर। नहीं, डायरेक्टली का मतलब मेरा ये है कि इसके फार्मूले में कौन सा वेरिएबल है जो लाई कर रहा है, वो पोटेंशियल है जी सर। यस सर। मगर हमारे पास कैपेसिटेंस तक जाने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं। अगर पोटेंशियल दिया होता तो हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते। तो हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिलेट करती है? पोटेंशियल से। और पोटेंशियल किससे रिलेट करता है? कैपेसिटर से। समझ आया? तो ये आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और थर्ड स्टेप में आपको सीधे कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो अब हमारा सेकंड स्टेप आता है। यहाँ से सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? पोटेंशियल निकालना। क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये रिलेशन बिटवीन E एंड V, ये हमारा कितना होता है? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ V ओवर D। यही होता है, क्या आपने पढ़ा यस हुआ? सर। जी सर। E इज इक्वल टू E डॉट D आएगा यहाँ से। अब आप बताएं E की वैल्यू कितनी थी? E की सिग्मा अपन ई नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये हमारा पोटेंशियल आ गया। यस सर। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। अब क्या करेंगे? अब हमें करना है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q अपन V। तो C की वैल्यू हो गई Q अपॉन V की वैल्यू है सिग्मा ई नॉट अपन D। एप्सिलॉन नॉट Q सिग्मा Q ई नॉट अपन सिग्मा D। सिग्मा D। समझ आया यहाँ तक? यस सर। ओके। अब एक चीज बताएं कि यहाँ पे एक टर्म है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ये सिग्मा क्या है आपकी? सरफेस चार्ज चार्ज अपन एरिया। तो हमें पता है सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया। आप इसको यहाँ पर प्लेस करें तो आपको C मिलेगा Q एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा चार्ज एडी D ओवर A। ये मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q इंटू A ओवर Q इंटू D। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो आपको C मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। हाँ, कॉपी करें आप लोग। इस चीज को ना बिल्कुल याद रखना कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस का फार्मूला जो रिलेशन शो करता है वो पोटेंशियल के साथ कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं। ओके सर। हमारे पास कैपेसिटर में पता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल तो पता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो देखा है, सिर्फ पोटेंशियल तो हमें पता ही नहीं है कि टोटल कितना है। यस सर। इसलिए पहले आप फील्ड निकालें,
दूसरे स्टेप में आप फील्ड से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, और तीसरे स्टेप में पोटेंशियल को क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप हैं ये, आपको स्टेप याद रखना है सिर्फ, बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन। यस सर। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. ओके गुड। तो अब हम आते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। क्लियर? अब आप यहाँ पर देखें कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया, डिस्टेंस एंड एरिया पे, है ना, एरिया ऑफ प्लेट पर, और डी क्या है आपका, डी आपका सेपरेशन है। क्या है? सेपरेशन है, किसके बीच की? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा कैपेसिटर है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। ज्योमेट्री में आपका एरिया, सेपरेशन सब कुछ आ गया। क्लियर हुआ? जी सर। यस सर, क्लियर। एक और टर्म है यहाँ पे, Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ? मीडियम की परमिटिविटी होती है। क्या होती है? मीडियम की परमिटिविटी। परमिटिविटी। आप लोग को पता है मीडियम की परमिटिविटी? यस सर। हाँ, परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ये बताती है कि किसी भी मीडियम में जो फील्ड है ना, वो कितना, बताओ, प्रोपेगेट कर रही है ना, या कितनी पाई जा रही है। यस सर। ये कौन डिसाइड करता है? ये मीडियम डिसाइड करता है। ओके? या किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे आपने दो चार्ज को एयर में रख दिया तो उसके बीच का फोर्स जो आएगा, अगर उसी चार्ज को उठा करके वाटर में रख दिया तो उसके बीच का जो फोर्स आएगा, वो दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर? वैक्यूम में रखेंगे तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो कुछ और हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो परमिटिविटी है वो ये बताती है कि किसी भी मीडियम में कितने अमाउंट ऑफ आपके फील्ड है वो क्या हो रही है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या कैपेसिटेंस है वो आएगा। क्लियर हुआ? तो मैं एक और भी यहाँ पे पॉइंट लिखता हूं कि डायरेक्टली हमने लिख दिया है कि डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड परमिटिविटी। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ, आप लोग इसको कॉपी करें, डिपेंड्स ऑन, इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन सर। ओके, चलो ये तो रहा यहाँ तक का काम। Yes, sir. अब इसमें एक पार्ट और है, एक पार्ट और वो ये कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, अगर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है, हाउ डज इट अफेक्ट द कैपेसिटेंस एंड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम, कैपेसिटर डिक्रीज होगा सर जी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि हमारे पास C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D है। हम ये कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? यस सर, तो हम यहाँ पे इनवर्सली लिखें, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हाँ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। D अगर इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस फॉल करेगा। तो आप लिखेंगे दस डिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज विद डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस डिक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज विद हाँ, डिक्रीज इन कैपेसिटर। डिस्टेंस नहीं ऐसे नहीं, आप इसको लिखो 10 कैपेसिटेंस डिक्रीज, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस with increase in distance। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ, आप लोग कॉपी करें इसको। Yes, sir. तो कैपेसिटेंस का तो पता चल गया हमें।
अब बात करते हैं एनर्जी की। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी होती है, आप लोगों को पता है जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो क्या होती है? एनर्जी ये होती है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ सर। पढ़ा जी है सर। आपने? यस सर। यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपका डिस्टेंस राइज होने की वजह से कैपेसिटेंस फॉल कर रहा था। यस ये सर। बताओ कि जब कैपेसिटेंस आपका क्या करेगा, कम होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी। पढ़ा है आपने? यस सर। Q इज इक्वल टू सी वी। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं C और V, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इनका आपस में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली है C और V का। Yes, वी और किसका सर जी? C और V, आप देखें, आप ऐसे जी लिखेंगे सर, सी और वी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर जी, क्लियर। तो जब आपका C फॉल करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस सर। V increases, yeah, with जी सर, with बीच में लेग हो रहा है सर। decrease in C। समझ आया? yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, अब हमें sir. पता है कि ये जो V है ये रिलेट कर रहा है किससे? एनर्जी के फॉर्मूले से। तो यहाँ से एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो चूंकि एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, तो जब आपका V इंक्रीज करेगा तो आपकी एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। समझ आया? यस सर। आप यहाँ पे लिखें आप यहाँ पे लिखें U इन द सेंस एनर्जी एनर्जी increases विथ इंक्रीज इन कैपेसिटर। with increase in डिस्टेंस, है ना? ये सारा कुछ किससे आ रहा है? डिस्टेंस से ही तो आ रहा है। यस सर। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। समझ आ गया सबको? यस सर। Yes. गुड। कर लिया सर। कर लिया सब लोगों ने? जी। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा लास्ट में या लास्ट पेपर में हमने छोड़ दिया था, क्योंकि हमने उस टाइम तक गॉस लॉ नहीं पढ़ा था, है ना? या गॉस लॉ के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। तो हम उस क्वेश्चन पर भी आते हैं। एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई? Yes, sir. हाँ, इसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 का ये वाला पार्ट तो हमने एक कर लिया था, अगर याद हो तो। 24 ये पार्ट तो हमने कर लिया, ये वाला पार्ट नहीं किया था। हाँ सर। ठीक है, तो आज हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। 24 के बी नहीं किया सर। हाँ, 24 का। अच्छा, E वर्सेस R ग्राफ। हाँ सर।
तो ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जो हमने कल वाला फॉर्मूला कैलकुलेट किया था वो आप मुझे बता सकते हैं? कल हमने जो फॉर्मूला इसका कैलकुलेट किया है वो कितना था? ये equal to 2kp upon r cube. 2kp ओवर P आर। upon R cube. तो ये ऑब्वियस सी बात, ये फॉल कर रहा है ना? जी सर, E inversely proportional to R. इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉल कर रहा है। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, ये ग्राफ हो गया। Yes sir. जी सर. हाँ ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ग्राफ ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का ए है। यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। अगर कहीं पर आपको मेटेलिक स्फीयर करके आता है तो आप उसका मतलब ये समझेंगे कि मेटेलिक स्फीयर का मतलब क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, Yes sir. मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। समझ आ गया? तो Yes sir. अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक स्फीयर है। ओके, ये हमारे पास एक स्फीयर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes sir. इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस आपका आर है, कैपिटल आर। और अब हमें इसके रिस्पेक्ट में क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब आप जरा देखें, जब हम इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाते हैं तो यहाँ पर ना हमारे पास, आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, 5 मार्क्स का है। एक तो ये हुआ कि इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में कहीं एक जगह पर आउटसाइड में एक गॉसियन सरफेस ले लिया और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली गॉसियन सरफेस की हेल्प से। मगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आपको ये समझना होगा 5 मार्क्स का मतलब काफी लंबा क्वेश्चन होगा ये, है ना? जी सर. तो हम इसको इनसाइट लेंगे. सबसे पहले, हाँ आप बिल्कुल सही है, हम एक बार कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड पर, दूसरी बार कैलकुलेट करेंगे सरफेस पर, और तीसरी बार कैलकुलेट करेंगे इनसाइड पर। समझ आ गया? यस सर. टोटल फील्ड का कैलकुलेशन कितनी बार होना है? 3 बार होना है, तीनों अलग अलग जगह पे होना है। तो मैंने एक काम ये किया कि सबसे पहले हम आउटसाइड पर ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ये हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। अभी हम जो काम करें आउटसाइड ऑफ द स्फीयर कर रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्फीयर कर रहे हैं। क्लियर? यस सर. तो हमने क्या किया? आउटसाइड ऑफ स्फीयर करने के लिए सबसे पहले हमने एक गॉसियन सरफेस चूज किया। तो आप उसको लिख लें कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम में जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप लैंग्वेज का यूज करें वहां पे, ठीक है। ओके सर. मैथमेटिकल वैल्यू को आपको लिखनी है। अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज का भी यूज करते हैं तो टीचर के लिए ना एक अलग इम्पैक्ट होता है, वो है ना। अब आप ये बताएं, ये जो बॉडी है ये आपकी चार्ज बॉडी है, तो हमने इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज ले लिए और इसके थ्रू हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना शुरू किया। सपोज दैट हमने एक एरिया यहाँ पर लिया इस गॉसियन सरफेस पर और यहाँ से देखा कितने अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये इस तरीके से पास हो रही होंगी। यस सर. क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस. परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, राइट। जी सर. ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। इसके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, आपको पता है। यस सर. अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस का भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। वो रेडियस हमने स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर ना हमने स्फीयर के लिए। यस सर. हाँ स्मॉल, आप किसी को भी किसी तरीके से ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जी सर. हमने यहाँ पे स्मॉल आर ले लिया। अब आप बताओ मुझे इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना पास होगा? फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ds। ds. यस. एरिया कौन है? एरिया अभी तो 4 हमने पाई और लिया है। जब ये पूरा लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब इंटीग्रेट पूरा लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जी मिल सर. जाएगा E इंटू ds की वैल्यू आएगी इंटीग्रेट
एक मिनट, ds की वैल्यू ना जो इंटीग्रेट करने पर आएगी वो कितनी आएगी? 4 s पाई आर स्क्वायर। s। हाँ यस सर, हाँ उसके बाद आप s की वैल्यू रखेंगे कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। जी सर। r कौन सा? स्मॉल r है। Clear? यस सर, हाँ तो यहां से आप बताएं कि फाई की वैल्यू जो हमें आई है वो आई है e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हमें वैल्यू मिली फ्लक्स की। जी अब हमें सर। पता है कि जो इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो ये चार्ज इनक्लोज्ड है उसका फ्लक्स कितना है। हमें ये भी पता है कि फाई की वैल्यू होती है Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। यस सर, हाँ अब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को 1 ले लें, तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको मिलेगा Q एप इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर हुआ? जी सर। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E की वैल्यू ये आपकी आएगी Q इनक्लोज ओवर 4 पाई 4 एफ पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। ई नोट। ई नॉट नहीं, आप उसको ना एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन। ओके, ये होती है स्पेलिंग उसकी, एप्सिलॉन ओके नॉट। सर। तो ये हो गया Q इनक्लोज्ड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आई है किसकी वजह से? स्फीयर की वजह से। कहां पर? स्मॉल r रेडियस पर, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया उसके लिए। यस सर। अब आप ये बताएं कि हमें ये भी पता है कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी है वो कैसी होगी। यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, तो यस हमारा सर। चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा इज इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे r हमने कैपिटल क्यों लिया? क्योंकि ये डेंसिटी इस स्फीयर पर ही ओनली है ना, हम इसकी हाँ डेंसिटी, सर। यस सर। इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल R लेंगे। इस चीज का केयर करिएगा आप लोग, स्मॉल r और कैपिटल R में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यस सर। यहाँ से हमारा जो Q इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू डेंसिटी के टर्म में कितनी आएगी? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समझ आया? अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर प्लेस करें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ से जो E की वैल्यू है वो कितनी मिलनी है? सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। समझ आ गया यहाँ? यस सर। आप लोग इसको कॉपी करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने फील्ड निकाली है कहां पर? आउटसाइड ऑफ द सरफेस, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर के। ओके, ये पार्ट 1 है, पार्ट ए आप कह सकते हैं इसको, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ठीक है, Done, sir. सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। ओके, अब हम आते हैं पार्ट बी पर। ठीक है,
पार्ट बी पर जब हम आएंगे तो उस केस में हम ये चूज कर रहे हैं कि हम एट द सरफेस ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? Yes, sir. एट सरफेस ऑफ स्फीयर। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप इसके लिए सरफेस पर कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको गॉसियन सरफेस भी कहाँ लेना होगा? सरफेस पर ही लेना होगा, ये तो आपको पता Yes, है। sir. तो जी सर। एग्जैक्ट उसी पर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका गॉसियन सरफेस है। कहाँ पर? इस Surface. के एग्जैक्ट सरफेस पर। ठीक है, मतलब इस गॉसियन सरफेस का भी रेडियस क्या होगा? कैपिटल ही होगा। समझ आ गया? Yes, sir. इतना आया समझ में? किसी को कोई इशू? नो No, सर। sir. ओके, तो अब आप यहाँ पे मेंशन कर लें इस बात को, गॉसियन सरफेस का सबसे पहले ये चीज मेंशन कर लें कि जो हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस है, गॉसियन सरफेस रेडियस, क्लियर, ये भी आपका Small. कैपिटल आर ही है। ठीक है, Yes, ये sir. भी आपका क्या है? कैपिटल आर ही है। ओके, Yes, sir. तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अभी अभी जो आपने देखा वो होती है Q क्यू अपॉन अपॉन 4 पाई आर। 4 स्क्वायर। यस सर। pi epsilon naught r. ये आपका चार्ज कौन सा है? चार्ज इनक्लोज्ड जो है। क्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज्ड के लिए हमने अभी अभी डेंसिटी भी कैलकुलेट की थी, या इट इज सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, बट यहाँ पे स्मॉल आर नहीं है, अब आपका कैपिटल आर। समझ आया यहाँ तक? यस सर। इसको आप इस इक्वेशन में प्लेस कर लें तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें बहुत सारी वैल्यू कैंसिल हो रही है। Yes, 4 sir. पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वैल्यू है वो आएगी Sigma E upon epsilon सिग्मा naught. अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Naught. क्लियर हो गया? Yes, sir. कॉपी करें आप लोग। भाई इसमें अभी अभी एक स्टूडेंट कोई है वो ज्वाइन हुआ है, उसने अपना एग्जैक्ट नेम नहीं लिखा है। उसके यहाँ जो डीपी वाला पार्ट है उस पे 1 शो हो रहा है, प्लीज अपना नाम वहां पे मेंशन करें। ये अभी जस्ट 1 या 2 मिनट पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है ये अपना नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। प्लीज अपना नाम आप वहां पे शो करें। सर हाँ बताएं। पिछले वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ रहा था, वो हाँ, पॉइंट की तरह बिहेव करेगा ना सर जी? फिर क्या चीज? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना? हाँ बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी वैल्यू तो सेम आ रही है ना आउटसाइड ऑफ द स्फीयर पे। वो तो जब हमने डेंसिटी के टर्म में लिया तो ये सारी वैल्यू आ रही है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आउटसाइड ऑफ स्फीयर आपकी जो वैल्यू आई है E इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ रही है। तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव कर रहा है। आपने पहले भी पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, उसका भी आंसर सेम था। यस सर। जी सर। आप देखो मैं बताता हूँ, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो ना, देखो फिजिक्स जो है वो हमारा इमेजिनेशन का टॉपिक होता है, इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। आप इसको जितना इमेजिन कर लोगे, ठीक है, उतना ही आप फिजिक्स में बेटर कर सकते हो। अब जैसे आपने कहा पॉइंट चार्ज, हम यहाँ पे स्फीयर ले रहे हैं। आप एक बात बताओ, एक कोई बड़ी बॉडी है या एरोप्लेन है आपके सामने खड़ा है, तो वो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है या नहीं है? Yes, sir. और जब वो एरोप्लेन उड़ता हुआ आपसे बहुत दूर चला जाता है स्काई में, है ना, तो वहां पर आपको अब कैसा दिखाई देता है? एक छोटे से बर्ड्स के टाइप का दिखाई देता है, छोटी सी बॉडी दिखाई देती है।
है ना। Yes, sir. कहने का मतलब ये टोटली इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप उस बॉडी को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, है ना। आप उस बॉडी को पास से ऑब्जर्व करेंगे तो बॉडी बड़ी दिखेगी, दूर से ऑब्जर्व करेंगे तो बॉडी छोटी दिखेगी। क्लियर हुआ? यस ये सर। आपका Yes, जो sir. क्लियर है। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने इसको ऑब्जर्व करना बहुत दूर से, मैंने इसको बहुत दूर से ऑब्जर्व किया, तो आप ये बताओ ये स्फीयर फिर मुझे थोड़ी दिखेगा, ये तो मुझे छोटी सी पॉइंट चार्ज की बॉडी दिखेगी, है ना। तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि दोनों केसेस सेम है और दोनों का आंसर भी सेम आ रहा है। समझ आ गया? जी सर। तो ये रहा हमारा लिख पार्ट। लिया सर। ओके, सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। हम अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम आएंगे इनसाइड पर। ओके, इनसाइड। इनसाइड पर थर्ड पार्ट हमारा है। अब इनसाइड पर ये हमारा सरफेस था, आई मीन स्फीयर। सरफेस नहीं बल्कि स्फीयर है ये। ओके, और जीरो हम होगा जो- इनसे। हाँ, अब हम जो गॉसियन सरफेस चूज करने जा रहे हैं वो इनसाइड पर। सपोज दैट मैंने इस पॉइंट पर चूज किया, तो मैं जिस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं उसी पॉइंट से हो करके मेरा गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए, है ना। Yes. जी सर। वो पढ़ा भी है। और इसका रेडियस हमने चूज कर लिया स्मॉल आर। समझ आया? यस सर। तो आप पार्ट सी में लिखें आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, इनसाइड। इनसाइड ऑफ स्फीयर। अब आप यहां से देखें, आप ये बताओ मुझे, अगर मेरे पास कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है तो क्या कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर चार्ज लाई करता है या यस कंडक्टिंग सर। अंदर लाई करता है? सरफेस 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 पर करते हैं सर, जहाँ अंदर चार्ज जीरो होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो भी आप बताएं। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है या कोई एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है ये, है ना। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा कहाँ से जनरेट होती हैं? फ्रॉम सरफेस होती हैं या इनसाइड ऑफ द सरफेस? सरफेस। Surface एग्जैक्टली। तो ये हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी चार्ज बॉडी के अंदर इंटर नहीं करती हैं। समझ आए? यस सर। Yes. वो सरफेस से ही जनरेट होंगी और सरफेस पर ही टर्मिनेट होकर के फिनिश भी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? जी सर। अब आप ये बताओ कि जब हमारी फील्ड लाइंस सरफेस पर ही है तो क्या ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया इनसाइड दिस स्फीयर, क्या इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी? No, sir. नो सर। कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जो फील्ड लाइंस पास होनी है वो तो ऐसे हो रही होंगी, अवे, वो तो अवे हो रही होंगी ना, ऐसे। जी सर। Yes, sir. यहाँ से इस गॉसियन सरफेस से तो कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही है। तो अगर मेरे पास फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, क्या मेरे पास फ्लक्स आएगा? नो सर। No. क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फील्ड लाइंस पे। फील्ड लाइंस पे। फील्ड। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि जो फाई का फॉर्मूला था हमारा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो तो हम क्यू इनक्लोज जीरो होगा। जीरो होगा। इसलिए जो हमारा फाई है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। Zero. तो जब फाई जीरो तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रहा है वो भी क्या होगा? जीरो। समझ आ गया सबको? यस सर। कॉपी कर लें आप लोग। कर ले सर। डन Okay. सर। ओके, सबका हो गया कॉपी? यस Yes, सर। sir. अच्छा,
अब हम थोड़ा सा इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, है ना। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाता है तो वो ग्राफ कैसा होगा, यस। यस सर। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को मैं ड्रॉ करता हूं और ओके। अब आप लोग जरा मुझे ये बताएं कि ये जो बॉडी थी हमारी, है ना, इस बॉडी के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी या आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी थी? रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यस और जो सर। सरफेस पर आई थी वो वो भी भी वैल्यू कितनी थी? सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यही तो थी ना। यस सर। मगर जब हम सॉरी एस आउटसाइड, हाँ आर स्क्वायर थी, ठीक है। सरफेस पर ये आई थी, इनसाइड क्या थी? 0 थी। 0, या हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो Yes, आप ये sir. बताएं, अगर मैं अपना स्फीयर यहाँ पे रख दूं, यहाँ पर मैंने अपना स्फीयर रख दिया, ओके। ये हमने अपना स्फीयर रख दिया यहाँ पे। तो अब जो फील्ड लाइंस हैं वो आपकी कहाँ से होकर के पास हो रही हैं, आप बताएं मुझे। वो ये सरफेस से। जब तक हम इस कंडक्टर के या बॉडी के अंदर है, स्फीयर के अंदर है, तब तक तो कुछ हमें मिला नहीं है ना। यस सर। तो जब ये हम जैसे ही आउटसाइड जाएंगे वैसे ही इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे जब हम आउटसाइड जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, जो हमने फर्स्ट केस कैलकुलेट किया था आउटसाइड ऑफ द स्फीयर का, वो उसकी वैल्यू इनवर्सली मिनिमम प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या हो Yes, sir. जाएगा? ये ऐसे करेगी फॉल। जी सर। यस सर। तो आपका जो ग्राफ आया वो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये मुझे क्या बताए? यहाँ पर मेरा गॉसियन सरफेस का रेडियस और स्फीयर का सरफेस सॉरी और स्फीयर का रेडियस सेम था या नहीं था? यस यस सर। हाँ। क्योंकि हमने जो सेकंड पार्ट कंसीडर किया, उस सेकंड पार्ट में हमने क्या लिया था बताओ? हमने यही लिया था ना कि सरफेस का जो रेडियस है वही रेडियस गॉसियन सरफेस का भी है। जी सर। है ना। अच्छा, जब आप उसके पहले आएंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या थी? लेस देन आर। यस सर। यहाँ पर रेडियस बिल्कुल बल्कि ये जो डायग्राम है, एक मिनट रुकना, डायग्राम जो है ना मुझे ऐसे बनाना चाहिए, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, ये डायग्राम यहाँ पर होना चाहिए, ये डायग्राम ऐसा होगा, ओके। अब आप ये बताओ, इसका जो सेंटर है, सेंटर यहाँ पर आर की वैल्यू क्या 0 है। यहाँ तक जो आपके आर की वैल्यू थी ये आपकी यहाँ पर आई थी, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या था आपका? आर इज लेस देन कैपिटल आर था। जब आप इसके आगे जाओगे तो आपका ग्राफ ऐसे फॉल करता हुआ जाएगा, है ना। तो जी यहाँ सर। की वैल्यू है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो गई थी फर्स्ट वाले केस में, याद आया? यस सर। यस सर। यहाँ पे इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, ये पार्ट आपका आउटसाइड को शो कर रहा है ना। ये पार्ट आपका आर इज इक्वल टू आर किसको शो कर रहा है? सरफेस को शो कर रहा है। ये आपका पार्ट कहाँ है बताओ? इनसाइड है। इनसाइड। और ये आपका क्या है बताओ मुझे? सेंटर। आर इज इक्वल टू 0 सेंटर है ना, ये तो स्फीयर का आपके। आर की वैल्यू गॉसियन सरफेस का रेडियस 0 हो जाए तो वो कहां पर होगा? स्फीयर के सेंटर पर ही तो होगा। यस सर। आप इसको कॉपी कर लें, बल्कि आप अगर इस स्फीयर को नहीं लाते हो तो भी कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने स्फीयर हटा दिया है, ओके। सिर्फ समझाने के लिए मैंने स्फीयर की हेल्प ली थी। ये आपका आर है, ये एक्सिस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर जी। हाँ बताएं। इनसाइड का जो एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 था, तो
लाइन हाँ। जो है ना एक्स एक्सिस पे होना चाहिए ना सर जी, इनसाइड का जो ग्राफ का लाइन। एक मिनट, आपने बोला इनसाइड में क्या था? इनसाइड इनसाइड में में जो 0 है था। इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड 0 था जी। हाँ, यस तो सर। 0 था ना, तो हम उसी को तो हम यहाँ से कह रहे हैं ना कि ये जो हमारी लाइन, ये हमारी डॉटेड लाइन से हम इसको शो कर रहे हैं। ओके सर। समझ आया ना? यस सर। और जो कॉन्टिन्यूअस, या आप इसको बोल्ड लाइन कह सकते हैं या सॉलिड लाइन कह सकते हैं, वो आप देख ले यहाँ पर, है ना? ओके सर। हाँ। लिख लिया सर जी। सभी लोगों का हो गया? यस सर। कोई इशू किसी? यस सर। आज के सारे पॉइंट समझ आ गए सबको? यस सर। यस यस सर। अब इसमें तो ये क्वेश्चन बचा हुआ था, तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ई वर्सेस आर ग्राफ को डिस्कस करने के लिए बोला गया है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, पार्ट यस बी में। तो वो ई Yes, वर्सेस आर ग्राफ वही ग्राफ था जो अभी अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है ना? यस सर। आपका, तो आपका ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से फिनिश हुआ। और अब हम फिर से अपने जो आज वाला हमारा पार्ट था, हम उस पर रिटर्न आ रहे हैं। एक मिनट, कब के क्वेश्चन पेपर है सर? ये क्या? क्वेश्चन पेपर कब के? ये आपका हाँ। मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ईयर का नहीं है, ठीक है ना? आप ये देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे लिखा हुआ है मॉडल पेपर है ये, ओके? इसी टाइप का पेपर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ओके सर। आप लोगों के पास है क्या पास्ट पेपर? पीडीएफ पड़ा हुआ है आपके पास? किसी भी बच्चे No, के sir. पास अगर हो तो वो फॉरवर्ड कर दे। कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब हम इस शीट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने मीटर ब्रिज और एक और पढ़ा था हमने, एक मीटर ब्रिज पढ़ा था, किरचॉफ लॉ पढ़ लिया था हमने, और क्या पढ़ा था कल के टॉपिक में? और व्हीट स्टोन ब्रिज भी पढ़ा था कल। स्टोन ब्रिज। यस सर। हाँ, ठीक है। तो आज है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, ये बोला एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपको प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, राइट? जी सर। और ये बताना है कि हाउ कैन अ पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव। किस तरीके से कोई भी पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ओके? क्लियर हुआ? Yes, sir. सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर का काम क्या है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं जो पोटेंशियल को मेजर करती हैं, एक पोटेंशियोमीटर और दूसरा आपका वोल्ट मीटर होता है। याद आ रहा है? कल मैंने बताया था आपको। मगर पोटेंशियोमीटर जो है वो बिल्कुल नल पॉइंट पर, नल पॉइंट का मतलब बिल्कुल वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पर आपके पोटेंशियल को मेजर करती है ना? जबकि वोल्ट मीटर क्या करता है? कुछ अमाउंट में करंट विड्रॉ करता है आपकी सर्किट से, इसके लिए पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। समझ आ रही बात? ये Yes, दोनों sir. का डिफरेंस है। इसलिए हम मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करते हैं कि पोटेंशियोमीटर की ही हेल्प से पोटेंशियल को मेजर किया जाए। अगर पोटेंशियोमीटर आपके सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेता है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया और इसके क्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो अगर आप इसमें से 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं तो 8 एम्पियर के राउंड इस रेजिस्टेंस में जाएगी और 2 एम्पियर के राउंड इस वोल्ट मीटर में जाती है, क्योंकि वोल्ट मीटर भी कुछ अमाउंट ऑफ करंट लेता है इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। समझ आया?
जी सर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो अगर आप वोल्ट मीटर का यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपने अगर 10 एम्पियर की करंट फ्लो की तो ये नियरली 9.8 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, लगभग 0.2 एम्पियर ये वोल्ट मीटर लेगा, या आप ये कह सकते हैं 0.1 ही लेगा ये, है ना? तो 9.9 यहाँ पे फ्लो हो जाएगी। समझ आ रहा है? यस सर। अब ये बताएं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बेटर है, पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर? Potentiometer. पोटेंशियोमीटर। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम का मतलब इतना ज्यादा कम है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, इतनी हाँ कम वैल्यू ऑफ करंट पर भी ये किसी भी डिवाइस के या किसी भी अप्लायंस के पोटेंशियल को वोल्टेज को मेजर कर देता है। समझ आ गया? तो ये दोनों के डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट थे, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर। अब कहाँ करना है, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है ना, जो बहुत सारे अप्लाई या इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, बहुत सारी चीजों को मेजर करने में ये हेल्प भी करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो सेल है, ठीक है? तो इन सेल का जो ईएमएफ का कंपैरिजन है वो कैसे होगा, ये काम भी कौन करेगा बताओ? पोटेंशियोमीटर। समझ आ रही बात ना? और सर। भी इसके कई सारे एप्लीकेशन है, 2-3 एप्लीकेशन और भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियोमीटर है हमारा वो वोल्ट मीटर से क्या है, कहीं बेटर है। ओके, एक तो नल पॉइंट पर भी काम कर रहा है, दूसरी चीज आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस में भी क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम के केस में ये हेल्प कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लें पोटेंशियोमीटर को, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इट इज अ डिवाइस used to measure unknown EMF, and EMF कह लें या वोल्टेज कह लें, बात एक ही है, ठीक है ना? and internal resistance of cell. ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करेगा, है ना? और क्या मेजर करेगा? ईएमएफ को भी मेजर करेगा। अगर आपके पास दो बैटरी, EMF को कैसे मेजर करेगा सर? क्या चीज? EMF को कैसे मेजर करेगा? वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे, उसका एक अलग मेथड है प्रॉपरली कि कैसे मेजर करेगा, ठीक है? ओके सर, हाँ, पढ़ेंगे हम इसमें। ओके, तो हमने लिख लिया कि ये अननोन ईएमएफ को मेजर कर रहा है और रेजिस्टेंस, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है। और अगर आपके पास दो बैटरीज हैं तो उनके ईएमएफ को कंपेयर भी करता है, ठीक है ना? उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करें कि इट इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ null point. Okay, hence it offers no error in the measurement of EMF or voltage. आप इसको लिखें, फिर मैं समझाता हूं इसको। लिख लिया सर जी। अच्छा, सभी लोगों ने लिख लिया भाई? यस सर। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये जो हमने दूसरा पॉइंट लिखा कि इट इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ नल पॉइंट, उसके बाद लिखा हेंस इट ऑफर्स नो एरर
इन द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज। मतलब ईएमएफ या वोल्टेज को मेजर करने के टाइम ये एरर नहीं देता। यहाँ पे नो एरर का मतलब ये है ना कि जैसे जब हमने वोल्ट मीटर यूज किया था, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल। नहीं वोल्ट मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हमने ओके वोल्ट मीटर यूज किया तो हमने तो इसको करंट कितना दिया था, 10 एम्पियर। जी। समझ आ रही? यस सर। Yes, sir. करंट गई कितनी, 8 एम्पियर ही 8 गई। ampere. मगर हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि हमने तो इसको 10 एम्पियर दिया था, तो 10 एम्पियर के रिस्पेक्ट में ये आपका ये जो आपका वोल्ट मीटर है वो इसके पोटेंशियल को मेजर कर रहा है। जबकि रियली में हो क्या रहा है, रियली में ये है कि उसमें करंट 8 ही एम्पियर की जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे जो वैल्यू मेजर हो करके आएगी आपके पास, क्या वो वैल्यू करेक्ट होगी? No, sir. नहीं, थोड़ा सा उसमें एरर होगा, है ना। Yes, sir. हम तो ये मान करके बैठे हुए हैं कि भाई हमने इसको 10 एम्पियर दिया, तो जो वोल्टेज आएगा वो 10 एम्पियर के ही रिस्पेक्ट में मेजर होकर के मिला होगा। मगर Yes, रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में ये हो रहा है कि करंट तो उसमें 8 एम्पियर जा रही है, 2 एम्पियर तो खुद ही ये वोल्ट मीटर ले रहा है ना। यस सर। Yes, sir. कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू 100% करेक्ट नहीं है। समझ आ गया? Yes, sir. पॉइंट में होगा कि ज्यादा सर? हाँ पॉइंट में होगा कि ज्यादा होगा? हाँ, बहुत थोड़ा सा एरर आता है, क्योंकि एरर तो पॉइंट में ही मोस्टली पाई जाती है ना। हाँ, अगर बहुत ज्यादा होता तो फिर हम इसको यूज ही क्यों करते। समझ आ रहा है? हाँ, Yes, जब sir. वोल्ट मीटर। पहले ही पता है कि बहुत ज्यादा एरर आएगा, है ना, उससे बहुत सारे भाई लॉस हो सकते हैं, तो उस केस में हम इसको डायरेक्टली हटा नहीं देते, इसको यूज ही नहीं करेंगे फिर। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर की। अब जब आपने पोटेंशियोमीटर यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, ये मैंने पोटेंशियोमीटर यूज कर लिया, तो पोटेंशियोमीटर क्या काम करेगा आप बताओ। आपने 10 एम्पियर करंट दी, यहाँ पे लगभग 9.9 जा रही है, यहाँ पे 0.1 जा रही है, तो आप ये बताओ 9.9 के कंपैरिजन में 0.1 क्या है? क्या इसको कंसीडर किया जाता? No, sir. और फिजिक्स जो है वो वैसे भी छोटी वैल्यू कंसीडर नहीं करती, वो सीधे उसको क्या बोलती है कि इसको निग्लेक्ट करो, बहुत ज्यादा। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये कि ये जो वैल्यू देगा, ये वैल्यू वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा एक्यूरेट होगी। समझ आ गया? Yes, sir. इसी वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इट ऑफर्स नो एरर, मतलब लगभग हमारे पास कोई एरर यहाँ पर नहीं होगा और हमारी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, कोई इशू किसी भी स्टूडेंट को? No, sir. अच्छा, अगर कोई इशू होता है तो आप बताना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका प्रिंसिपल है और कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एक पार्ट इसका और भी है, हाउ कैन द पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव। हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। ओके, और Yes, किसी को sir. भी अगर इशू आता है तो आप बताएं, ठीक है। नो सर।